चार मीनार नर्सरी, जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने बिहार के इलेक्शंस को लेकर एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। आइए बात करते और समझते हैं बिहार इलेक्शन और एआईएमआईएम के रोल पर। बिहार में जुमला 243 सीट्स पर इलेक्शन चल रहा है। हुकूमत बनाने के लिए इसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच नेक टू नेक टक्कर का मुकाबला है, यानी कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन की पार्टी है, जिसमें जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी मिले हुए है। और बिहार में बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार इन सबको लीड करते हैं। और इनके मुकाबले में है महागठबंधन, यानी आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम। ये एक ग्रुप है जिसे तेजस्वी यादव लीड करते हैं। तो मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी वाली एनडीए और आरजेडी के बीच का है। (243) सीट्स पर कम से कम 122 सीट जो जीतेगा हुकूमत वही बनाएगा। अब इन दोनों दिग्गजों के बीच नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रसूल, या हुसैन, मुसलमान, दीन इस्लाम, दाढ़ी टोपी कहकर बीच में घुसती है 29 सीट्स पर एआईएमआईएम। अब लाजिम है 243 सीट्स में से 29 सीट्स पर लड़कर कोई हुकूमत तो नहीं बना सकते। तो सवाल ये उठता रहा कि एआईएमआईएम दो दिग्गजों के बीच घुसी क्यों, जबकि बीजेपी वाली एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन वाली आरजेडी का टक्कर का मुकाबला है। और बीजेपी वाली एनडीए बिहार में आरजेडी वाली महागठबंधन से हार सकती है। तो ऐसे में एआईएमआईएम बीच में घुसकर क्या रोल अदा कर रही, आइए समझते हैं। देखिए, एआईएमआईएम का ऐसा है कि जहां भी बीजेपी से कोई टकराते हैं, जहां से भी बीजेपी हार सकती है, वहां बीच में दो दिग्गजों के बीच एआईएमआईएम घुस जाती। एआईएमआईएम की स्ट्रेटेजी ये रहती कि बीजेपी के अगेंस्ट ठहरने वाली दिग्गज पार्टी को एआईएमआईएम उनकी रियासत में जाके पहले ज्वाइनिंग प्रपोजल देती। एआईएमआईएम का जहां खुद का कोई एमएलए नहीं होता, जहां खुद का कोई सियासी वजूद नहीं होता, वहां जाकर एआईएमआईएम ऐसे नेशनल पार्टीज को डोमिनेटिंग प्रपोजल देती जो बीजेपी को हराने के मौकूफ में रहते। एआईएमआईएम वहां खुद अपना कोई सियासी वजूद नहीं रखते हुए बीजेपी से लड़ने वालों को ऐसा डोमिनेटिंग प्रपोजल देती है कि आओ मेरे पास, सियासत हमारे घर की लौंडी है, अलायंस कर लो हमसे, आओ आकर हमसे मिल जाओ, हमको ये दे दो, वो दे दो, इतने सीट्स दे दो, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। तो लाजिम है जिस एआईएमआईएम का उस रियासत में कोई सियासी वजूद नहीं है, तो वहां की कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी एआईएमआईएम से अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि अलायंस उनसे होता जिसके पास कुछ है, जिसके पास खुद के अच्छी तादाद में एमएलएस है, जिसका उस रियासत में कुछ सियासी वजूद है, उनसे अलायंस होता। जब एआईएमआईएम का खुद का वहां कोई सियासी वजूद नहीं है, एआईएमआईएम खुद एक रीजनल पार्टी है, तो कोई भी नेशनल पार्टी एआईएमआईएम से अलायंस क्यों करेगी। तो यहां पर आप लोग गौर करिए कि एआईएमआईएम इसी तरह यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई और वहां जाके खास तौर पे बीजेपी से मुकाबला करने वाले नेशनल पार्टीज को अपना डोमिनेटिंग प्रपोजल देकर आई। दरअसल ये स्ट्रेटेजी अवाम को गुमराह करने का एक कवर फायर होता, ताकि एआईएमआईएम को कोई वोट कटवा ना कहें और बीजेपी का साथ देने का एआईएमआईएम पे इल्जाम ना लगे, कोई शक ना करे। इसलिए पहले से ही ऐसा डोमिनेटिंग प्रपोजल दे दिया जाता कि कोई उसे मान ही नहीं सकते। और फिर एआईएमआईएम अवाम को बता सके कि देखो, हमने तो मिलके काम करने का प्रपोजल दे दिया था, वही लोग नहीं मिले, वही लोग हमारी बात को नहीं माने, इसलिए अब हम दो के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके घुस रहे हैं। वोट काटे तो हम पे इल्जाम नहीं आना, हमारे वोट काटने से बीजेपी को अगर फायदा होता है तो हमको नहीं बोलना। तो ये स्ट्रेटेजी रहती। इसको और आसानी से समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। यह मिसाल थोड़ी लंबी हो सकती, क्योंकि एआईएमआईएम के अंदाज में ही यह मिसाल दूंगा, ताकि आप लोग को एआईएमआईएम की स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी समझ में आ सके। जैसा कि आप लोग जानते
कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एआईएमआईएम और फेरोज खान के बीच क्लोज फाइट रही थी। हार जीत के बीच सिर्फ 2 से 3 हजार वोटों का फर्क रहता। अब ऐसे में मैं बीच में घुस जाता हूं, जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है। अब मैं नामपल्ली में जाके बाजा बजा के एआईएमआईएम को बोलता हूँ, लेटर लिख के दारुस्सलाम को भेजता हूँ कि नामपल्ली से इलेक्शन लड़ना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एआईएमआईएम आओ मेरे से मिल जाओ, मेरे से अलायंस कर लो, अपन दोनों मिलके फेरोज खान को हराएंगे। तो अब आप लोग सोचिए, मेरा एआईएमआईएम के सामने क्या सियासी वजूद, मेरी क्या औकात। मैं ऐसा प्रपोजल दिया तो एआईएमआईएम मेरे से अलायंस क्यों करेंगी? अब अगर नामपल्ली में एआईएमआईएम मेरे से अलायंस नहीं करी तो लाइन की प्लानिंग के मुताबिक मैं तन जाता हूं, अकड़ जाता हूं और नामपल्ली में तकरीरें शुरू कर देता हूं। मैं मिलके काम करने का प्रपोजल दिया तो मेरे से नहीं मिलते। अब देख लेता हूं एआईएमआईएम नामपल्ली में कैसा जीतते। अब ऐसे जलसे तकरीरें कर लेते, मैं शुरू हो जाता हूं। दीन इस्लाम, अल्लाह, रसूल, मेरे हुसैन, करबला की जंग, ताइफ के किस्से, जिहाद के किस्से। बस मैं मेरे काम को मेरे तकरीरों से दीन इस्लाम का काम बताता हूं। फिर नामपल्ली में जो भी मुसलमानों का हादसे में इंतकाल हुआ, उनके नाम पे, उनके बीवी बच्चों के नाम पे एआईएमआईएम को कोसता हूं। मुसलमानों के साथ रिलीजियस कार्ड खेलता हूं। मैं मुसलमान, मेरे सर पे नालैन मुबारक का नक्श, मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, इस्लाम खतरे में है, एआईएमआईएम से अब सबको बचाना है, मैं मुसलमानों का मुहाफिज, अल्लाह ताला मेरे को भेजे, आओ मुत्तहिद हो जाओ, मैं मर्द मुजाहिद हूँ, आओ मेरे हाथ मजबूत करो। मुझे मजबूत करना हमारे दीन इस्लाम को मजबूत करने के बराबर है। मेरे को वोट दे के मजबूत करना दाढ़ी टोपी की हिफाजत है। मरने के बाद अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे, मैं एक मर्द मुजाहिद को तुम्हारे पास भेजा था तो तुम उसे वोट क्यों नहीं दिए? अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेंगे, मुसलमानों तुम इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, दाढ़ी टोपी के खिलाफ क्यों गए? अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे नामपल्ली के मुसलमानों? नामपल्ली वालों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उठो नामपल्ली के मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, अपनी दाढ़ी टोपी की हिफाजत के लिए उठो। आओ मेरे हाथ मजबूत करो। तुमको अल्लाह का वास्ता, प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, अंबिया अलैहि सलाम, पंजतन पाक, शोहदाए करबला का वास्ता। हालात बहुत खराब है। अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियां संवारने के लिए मुझे वोट दो। अब मैं देख लेता हूँ, अब मुकाबला टक्कर का होगा, अब हक छीन कर लिया जाएगा। आओ कौन आते आओ इस मर्द मुजाहिद से टकराने। मैं मुसलमान हूँ, मैं दीन इस्लाम को मानने वाला हूँ। मुसलमान को कौन मारते? आओ मारो, मुझे मारो। आओ मीर सादिक, मीर जाफर, गद्दार, मुनाफिक हो, आओ तुम्हारा मुकाबला मुसलमान से है। एक अल्लाह को सजदा करने वाले से तुम्हारा मुकाबला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले से तुम्हारा मुकाबला है। आओ मुनाफिको, गद्दारो, तुमको मुसलमान अच्छा नहीं दिखता ना, तुमको दाढ़ी टोपी वाला अच्छा नहीं दिखता ना, तुमको कलमा पढ़ने वाला अच्छा नहीं दिखता ना। आओ मारो, मुझे मारो। मैं नामपल्ली के मुसलमानों के लिए मरने तैयार हूँ। सबको एक दिन मरना है। मैं भी अपने दीन के लिए, अपने नामपल्ली के मुसलमानों के लिए मर जाऊंगा। लेकिन याद रखो, एआईएमआईएम के सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाला मर्द मुजाहिद हूँ। तुमको अल्लाह के सामने झुकने वालों से नफरत है ना, तो आओ आओ मारो, मुझे मारो, आओ। तुमको मालूम है हम दूल्हे भाई है। नामपल्ली में हम नहीं तो कौन आना? दूल्हे भाई आना तुम्हारे। हम आके हमारे से मिलो बोले तो नहीं मिलते। अब देख लेता हूँ। तुमको मालूम, मेरी पैदाइश पे एक अहले दिल ने आकर मेरे कान में अज़ां के बाद मेरे कान में मर्द मुजाहिद, मर्द मुजाहिद, मर्द मुजाहिद कहा था। हम नामपल्ली के मुसलमान एआईएमआईएम से डरने वाले नहीं है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन नामपल्ली के हर मुसलमान को मर्द मुजाहिद बना के जाऊंगा। नामपल्ली के गयूर मुसलमानों, मैं तुमको यहाँ पर लीडर बनाने आया हूँ। मैं तुमको यहाँ पर मर्द मुजाहिद बनाने आया हूँ। अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे शरीयत बचाना है, मुझे वक्त जायदादें बचाना है, मसाजिद और कब्रस्ताना बचाना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नामपल्ली के गयूर मुसलमानों, तेरा मेरा रिश्ता क्या?
चीखो चीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी मैं भी नामपल्ली में तकरीरें करता हूँ। नामपल्ली के मुसलमानों को मजहबी जज्बात में लाके फुल चढ़ा के हौला बना देता हूँ। उनको रिलीजियस बेसिस पे इमोशनल फूल बना देता हूँ। आखिरी के जलसे में तो ऐसी दुआ करता हूँ, हशर के मैदान में ठहर के रोए वैसा रो लेना। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, मेरे नामपल्ली के मुसलमान, मेरे नामपल्ली की माँ बहने, मेरी नामपल्ली के मासूम नौनहाल, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐसी 5 मिनट रो रो के दुआएं करता हूँ और जितने भी सुनने वाले हैं पूरे मजहबी तौर पे इमोशनल फूल होके रोना शुरू कर देना। तो ये स्ट्रेटेजी से मैं भी नामपल्ली के मुसलमानों को मजहबी जज्बात में लाके, उनको हौला बना के, रिलीजियस इमोशनल फूल बना के अल्लाह के नाम पे उनसे वोटा मांग लेता हूँ। उन्हों क्या उनके अच्छे भी देते, कई को बोले तो वो लोग मजहब को मानने वाले हैं और मैं उनके मजहब के साथ ही खिलवाड़ करके उनके दिमागों से खेल के निकल जाता हूँ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ बगैर तकरीरों के नामपल्ली में आसानी से मैं 100% बोल रहा हूँ 3 से 4 हजार वोटा ऐसी काट देता हूँ। तो सोचिए, मजहबी जज्बात में लाके भामटे बने के तकरीरा अगर मैं करा तो 8 से 10 हजार वोट तो ऐसे मिल जाते मेरे को भी। तो आप लोग को बताना और समझाना यही था कि देखिए, अगर ऐसा करके मैं AIMIM और फिरोज खान के बीच में आके AIMIM के वोट काट दिया, मुसलमानों के वोट स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जीत किसकी होती? सीधी सी बात है, प्लान और स्ट्रेटेजी के मुताबिक सीधा फिरोज खान को इसका फायदा होता। तो सेम स्ट्रेटेजी AIMIM की रहती, जो बीजेपी और उससे लड़ने वाली पार्टी के बीच में घुस के ऐसा डोमिनेटिंग अलायंस प्रपोजल देते कि वो कोई भी नेशनल पार्टी मान ही नहीं सकती। फिर शुरू होता AIMIM का असल गेम। बीजेपी को हराने वाली पार्टी को गालियां देकर उनके खिलाफ AIMIM अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर देती। तकरीरां शुरू होते, मैं तुमको आके मिलो बोल के ऑफर दिया, AIMIM से अलायंस कर लो बोल के ऑफर दिया, तो तुम नहीं माने। अब दूल्हे भाई को देखो, अरे तुम्हारे को जूते की नोक पे रखता हूं, तुमको तो ऐसी चुंगलियों में खेल लेता हूं। अब देख लेता हूं तुम कैसा जीते, अब देख लेता हूं तुम CM कैसा बनते। तो ये स्ट्रेटेजी बनाकर AIMIM 2 दिग्गजों के बीच में घुस जाती और बीजेपी को हराने वाली जो स्ट्रॉन्ग पार्टी रहती उसके मुस्लिम वोट्स काट देती, जिससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाता। बिहार में वही हो रहा, घरों पे जाके बाजे बजा के नाटक करे कि आओ हमसे मिल जाओ, तेजस्वी यादव को ललकारते फिरे कि आओ मेरे से अलायंस करो, जबकि बीजेपी वाली जो NDA है उससे नेक टू नेक लड़ने वाला, बीजेपी वाली NDA को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बना के तेजस्वी यादव 110 सीट्स का मालिक है। वो 1 सीट वाली रीजनल पार्टी AIMIM से क्यों अलायंस करेंगा? तो असद साहब प्लान के मुताबिक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके बीजेपी वाली NDA से टकराने वाले तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिए। तू, तेरा बाप, तेरी हैसियत, तेरे को तो उंगलियों पे खेल लेता हूं, तू CM कैसा बनता देख लेता हूं, तू कैसा जीतता देख लेता हूं। ऐसी असद साहब प्लान के मुताबिक तेजस्वी यादव को वोट देके बीजेपी वाली NDA को हराने वाले मुसलमानों के वोट असद साहब डिवाइड कर दिए। अल्लाह, रसूल, दाढ़ी टोपी के मजहबी जज्बात में लाके 29 ऐसे जगहों पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके गेम शुरू करे जहां बीजेपी हार सकती। AIMIM अल्लाह रसूल के नाम पर मजहबी कार्ड खेलते हुए ऐसे एरियाज में इलेक्शन लड़ती जहां 40 से 70% मुसलमान आबादी रहती और वो पूरे मुसलमान बीजेपी वाली NDA को हराने के लिए 100% RJD को वोट देने वाले रहते। तो ऐसे एरियो में जहां पर बीजेपी 100% हारने वाली रहती, वहां पर AIMIM घुस जाती और वहां के 70% मुसलमानों को अल्लाह, रसूल, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बात में लाके मुसलमानों का वोट काट के डिवाइड कर देती। बीजेपी को हराने वाली RJD के मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो जाते, जिसका सीधा फायदा बीजेपी वाली NDA को मिलता। इसको असद साहब मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोल के मेकअप कर लेते। बिहार में AIMIM 70% मुसलमान आबादी वाले इलाके किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया और कटिहार में मुसलमानों को मजहबी जज्बात में लाकर ऑलरेडी वहां पर RJD को मजहबी बुनियाद पर ढीला कर चुके हैं, जिसका फायदा हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी वाली NDA को मिलेगा। आइए अब AIMIM की दूसरी स्ट्रेटेजी समझते हैं, जो किंग मेकर वाली है। ऑडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन AIMIM की स्ट्रेटेजी और सियासी ज्ञान लेने के लिए इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
देखिए, जहां भी फाइट टफ होती, नेक टू नेक मुकाबला रहता, जहां 4-5 सीट का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, 4-5 सीट भी अगर आगे पीछे हो गए तो हुकूमत बनने में फर्क आएगा, तो वहां पर AIMIM 2 दिग्गजों के बीच में घुसकर अल्लाह के नाम पे वहां के 4-5 सीट ग्रैब कर लेती। अब ये स्ट्रेटेजी भी समझाने के वास्ते आपको हैदराबादी अंदाज में मोटे अल्फाज में बोलता हूं। पहले अपने यहां पर जो थिएटर्स थे उसमें मूवी के टिकट्स जैसा ब्लैक होते थे, ये स्ट्रेटेजी वैसी चाहिए। देखिए, थिएटर में जितने सीट्स रहते टिकट्स भी उतने ही बिकते, तो उसके बीच में ब्लैक मेलर्स घुस के थोड़े टिकट्स उठा लेते और वहीं पर थिएटर में ठहर के 100 का 500, 100 का 500 करके अपना रेट लगा के ब्लैक करते। अब जिसको जरूरत रहती उन्हें झक मार के लेता ही लेता। तो ये भी वैसी स्ट्रेटेजी रहती, 2 दिग्गजों के बीच की लाइन में घुसना, एक के वोट काट देना, दूसरे को जिता देना, और फिर हुकूमत बनाते वक्त जिसको सीट्स की जरूरत रहती उसको अपने शर्तों पे सीट्स देना और किंग मेकर बन जाना। इसी तरह से बिहार में फिलवक्त स्ट्रैटेजी चली जा रही। अभी फिलवक्त बिहार में बीजेपी वाली एनडीए आरजेडी वाली महागठबंधन से थोड़ा आगे है। एनडीए का वोट शेयर 41.3% है, तो आरजेडी महागठबंधन का वोट शेयर 39.7% है। यानी बहुत करीबी और टक्कर का मुकाबला है। आप 50-50 समझिए, बस दोनों के बीच में 1-2% का गैप है। अब ये 1-2% के गैप में AIMIM अल्लाह रसूल के नाम पे घुस के 29 सीट्स पे आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट्स ग्रैब कर रही। इससे सीधा फायदा बीजेपी वाली एनडीए को मिलेगा। देखिए, बिहार के 243 सीट्स में से मिनिमम 122 सीट्स जिसको मिलेंगे हुकूमत उसकी होगी। अगर 122 सीट्स किसी को भी नहीं मिले, मिसाल के तौर पे अगर बीजेपी वाली एनडीए 110 सीट जीती और आरजेडी वाली महागठबंधन अगर 115 सीट जीती और AIMIM और बाकी के छोटे पार्टीज मिलके 6 से 8 सीट अगर जीत गई, तो ये हंग असेंबली सिचुएशन हो जाता जिसमें कोई भी पार्टी अकेली सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में AIMIM अगर 5 से 7 सीट भी अगर जीत गई तो किंग मेकर बन सकती। AIMIM डायरेक्टली सरकार तो नहीं बना सकती, लेकिन पावर बैलेंस में उनका क्रिटिकल रोल हो सकता। एक बात गौर कर लीजिए आप लोग, मुकाबला बीजेपी वाली नीतीश कुमार की एनडीए और आरजेडी वाली तेजस्वी यादव की महागठबंधन का है। ऐसे में असदुद्दीन अवैसी साहब प्री प्लान तरीके से तेजस्वी यादव को हराने एक तरफा लड़ाई निकाल के तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक रही। आरजेडी वाली महागठबंधन को बीजेपी से जीतने नहीं दे रही। तो इसका मतलब साफ है, बीजेपी वाली एनडीए के लिए AIMIM ने बीजेपी वाली एनडीए के लिए जीत का रास्ता साफ कर दिया। अब दोनों पार्टीज अगर 122 सीट्स नहीं जीते और अगर 122 सीट्स के आसपास ही है, तो जब असद साहब अपने पत्ते खोलेंगे और अपने जीते हुए सीट से डायरेक्ट बीजेपी वाली एनडीए से बार्गेन करेंगे। फॉर्मल अलायंस तो नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त अपने MLAs के वोट से बीजेपी वाली एनडीए को बचा के उनकी सरकार बनाने में मदद करेंगे। बीजेपी वाली एनडीए पार्टी में मिलेंगे तो नहीं, लेकिन उनको बोलेंगे मैं मेरे सीट्स की सपोर्ट देता हूं, मैं मेरे एक्के खोलता हूं, असेंबली में आपको हम लोग वोट दे देते, आप हमारे आदमी को डिप्टी सीएम बना दो, या फिर जो भी कंडीशन रखेंगे वो मनवाने की कोशिश करेंगे। AIMIM कुछ इंडिपेंडेंट MLAs के साथ भी मिल सकती, उनसे मिलकर थर्ड फ्रंट भी बना सकती, ताकि बीजेपी वाली एनडीए को बार्गेनिंग पोजीशन में लाके नेगोशिएशन पावर बढ़ा सके। सिचुएशन कुछ भी हो सकता। अगर आरजेडी और एनडीए के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो AIMIM 3 से 6 सीट के साथ भी बीजेपी वाली एनडीए की हुकूमत बना के खुद किंग मेकर बन सकते। एक तरफ बैकडोर से बीजेपी का फायदा, दूसरी तरफ फ्रंट पे अपना फायदा। AIMIM वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त सपोर्ट करके बीजेपी वाली एनडीए की सरकार को अपने शर्तों पे मनवा सकती। ये सब सिचुएशन पे डिपेंड है। मैं AIMIM के स्ट्रेटेजीज और पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। बीजेपी वाली एनडीए को हुकूमत बनाने की मदद करने के लिए AIMIM अपने MLAs के वोट्स न्यूट्रल करके उनको असेंबली सेशन में एब्सेंट भी कर सकती। इससे सीधा सीधा बीजेपी वाली एनडीए को फायदा पहुंच जाता। अगर AIMIM के MLAs एब्सेंट हो जाएं, तो टोटल वोटिंग मेंबर्स की गिनती कम हो जाती और ऐसे में बीजेपी वाली एनडीए कम वोट्स में भी मेजॉरिटी लेके सरकार बना लेती। बहरहाल होने को तो कुछ भी हो सकता। जीते हुए MLAs फिर से पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ भी भाग सकते। बहरहाल AIMIM 2 दिग्गजों के बीच में घुस के हमारे मजहब का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों के वोट क्यों काटती, ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी
और पॉसिबिलिटीज आप सबके सामने खोल कर रख दिया हूं। ऑल द बेस्ट टू आरजेडी महागठबंधन तेजस्वी यादव एंड बीजेपी AIMIM वाली NDA के नीतीश कुमार। चार मीनार नर्सरी, जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट गार्डनिंग सर्विस और मेंटेनेंस भी। जी हाँ, हमारे यहाँ कोरियन कारपेट ग्रास भी अवेलेबल है, परफेक्ट फॉर टेरेस, बालकनी और डेकोरेशन के लिए। प्लांट्स रेंट पर भी दिए जाते हैं। चार मीनार नर्सरी, तालाब कट्टा, मेन रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9849291273। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।